हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 7 और क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर जो है आपका चैप्टर 10। इस वीडियो के बाद मैं 8th क्लास की वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दूंगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लास 6 मैंने एनसीईआरटी के नोट्स आपको कंप्लीट करा दिए, क्लास 7 के करवा दिए, क्लास 8 के करवाऊंगी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी जब आई तो उसमें कौन कौन से राजनीतिक गठन हुए, हम इसमें ये पढ़ेंगे। सिर्फ 18वीं शताब्दी की बात कर रही हूँ। इसमें हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति, नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, पुराने मुगल प्रांत जैसे हैदराबाद के बारे में देखेंगे, बंगाल, अवध, राजपूतों की वतन जागिरी और आज़ादी। आज़ादी कौन से, सिख, मराठा और जाट। ये काफी थोड़ा लेंथी चैप्टर और लैंग्वेज भी थोड़ी हार्ड है, तो अच्छे से आपको करना है। यहीं से एक मेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि 18वीं सदी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप में तेजी से बदल रहे राजनीतिक जो घटनाक्रम है उसकी व्याख्या करो। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है चैप्टर को रीड करने के बाद। 18वीं सदी का जो समंतराल था वो काफी कम समंतराल था, उसमें काफी सारे परिवर्तन हो गए। जैसे 1707 में गए तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, तो मुगल साम्राज्य का उत्तराधिकारी था ये लास्ट। 1761 की बात करें तो पानीपत तृतीय का युद्ध हुआ। यही राजनीतिक कुछ इसमें परिवर्तन हुए 18वीं सदी में। परवर्ती मुगल संकट की बात करें तो औरंगजेब जो था वो 1679 में दक्कन अभियान चलाता है, तो सैन्य वित्तीय संसाधन खर्च जाते हैं। ठीक है, जब वो दक्कन में अभियान चलाएगा तो जो उसकी सेना के वित्तीय संसाधन थे सारे उसमें खर्च जाते हैं। और प्रशासन में क्या होता है, सत्ता शक्ति नियंत्रण घट गया। जब उनके पास जागीर ही नहीं रही, उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं रहे, तो सत्ता शक्ति तो घट ही जाएगी। कारण क्या थे कि औरंगजेब के बाद उत्तराधिकारी योग्य नहीं थे। औरंगजेब जो था लास्ट उत्तराधिकारी था, उसके बाद जो उसके उत्तराधिकारी आए ना वो इतने योग्य नहीं थे कि मुगल प्रशासन को चला सके। प्रशासन की कार्यकुशलता कम हो गई, मनसबदार का नियंत्रण भी कम हो गया। अभिजात वर्ग, दीवानी जो फौजदारी थे उनका नियंत्रण बढ़ गया। ठीक है, अभिजात वर्ग मतलब कुलीन वर्ग थे जो। जमींदार कृषक विद्रोह करने लगे, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, प्रांतीय सूबेदार, स्थानीय सरदार ये सब आ गए। ठीक है, तो ये सब कारण थे कि जो मुगल जो प्रशासन था वो खत्म होता गया। अब आ जाता है नादिर शाह का आक्रमण। तो 1739 में दिल्ली पर इसने आक्रमण किया था, और ये कहाँ का शासक था, ईरान का। इसके बाद जो शासक आया वो अहमद शाह अब्दाली आया। पूछा जा सकता है कि नादिर शाह के बाद कौन सा शासक आया था, तो अहमद शाह अब्दाली आया था। उसने 5 बार उत्तरी भारत पर उसने आक्रमण किया था। अब आ जाते हैं परवर्ती मुगल शासक कठपुतली नवाब बन गए। किसके बन गए, जो अभिजात कुलीन वर्ग थे, सरदार थे, उनके हाथों की। 2 मुगल बादशाह की हत्या भी कर दी गई इस टाइम पर। जो कौन कौन से थे, एक तो फर्रुखसियार थे और एक आलमगीर द्वितीय था। फर्रुखसियार की और आलमगीर द्वितीय की मृत्यु कर दी गई, और अहम शाह और शाह आलम द्वितीय इनको क्या करा, इनको जो कुलीन वर्ग थे, अभिजात वर्ग, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने उनको अंधा कर दिया। तो ये सारे क्या हुए थे, उनके साथ अत्याचार हो रहे थे। मेंस का क्वेश्चन आ जाता है कि 18वीं शताब्दी के दौरान किस तरह के स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ और क्यों हुआ। आ जाता है नए राज्यों का उदय। तो 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया और राज्यों को 3 समूह में बांटा गया, अवध, बंगाल और हैदराबाद। औपचारिक रूप से मुगल से संबंध नहीं तोड़े गए। राजपूत जो थे ये वतन जागीर थे, स्वतंत्र हो गए। मराठा, सिख, जाट के राज्य। हैदराबाद की बात करें, स्थापना किसने की थी, ये पूछा जाता है। निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने। यह मुगल बादशाह था, फर्रुखसियार के दरबार का एक सदस्य था। सर्वप्रथम जो है अवध की सूबेदारी जो आसफ शाह, जो निजाम उल मुल्क आसफ शाह था, इसके पास थी। बाद में दक्कन का कार्यभार संभाला उसने, मनसबदार नियुक्त किए, जागीरें प्रदान की। ये हैदराबाद के बारे में हो जाता है। अब आ जाते हैं अवध के बारे में। बुरहान उल मुल्क सादत खान ने इसकी मतलब जो है अवध का संस्थापक था। 1722 में अवध का सूबेदार भी था। अवध समृद्धिशाली एक प्रदेश था, गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था, इस वजह से समृद्धिशाली प्रदेश था। उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मार्ग भी था ये। अवध की सूबेदारी, दीवानी फौजदारी, सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धरता था। कौन, जो अवध का सूबेदार था, बुरहान उल मुल्क सादत खान। मुगल प्रभाव को कम करने की इसने भी कोशिश की। इसने क्या किया कि मुगलों द्वारा जो नियुक्त अधिकारी थे उनकी संख्या में कटौती की, जागीरों के कार्य में भी कटौती की। इसने अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया रिक्त स्थान पर। राजपूत, जमींदार, रुहेलखंड, अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में इसने मिला लिया। ठीक है, अब आ जाती है बंगाल। बंगाल का संस्थापक कौन था,
मुर्शिद कुली खान, इसके नेतृत्व में बंगाल जो है मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुगल प्रभाव को कम करने के लिए बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण किया गया। जमींदारों से कटौती से राजस्व नगद वसूला गया। 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफी बदलाव आया। हैदराबाद अवध में जो घनिष्ठ संबंध थे वह अली वर्दी के शासनकाल में ही बंगाल में दिखाई देने लगे। तो ये सब आपको हैदराबाद, बंगाल और अवध के बारे में अच्छे से पढ़ना है। एक क्वेश्चन आ जाता है कि अवध, बंगाल, हैदराबाद ने जो राजस्व वसूलने की व्यवस्था अपनाई, ठीक है, मतलब कर वसूलने की जो व्यवस्था थी, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है इजारेदारी। ये याद रखना है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया काफी थोड़ा बड़ा चैप्टर था, ठीक है। राजपूतों की वतन जागीरी, ये अंबर और जोधपुर के थे। जो मेवाड़ एकमात्र राजपूत राज्य था कि जिसने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। उदयपुर में मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसन हुए। अंबर और जोधपुर के जो राजघराने थे वो मुगल सेवारत रहे। 18वीं शताब्दी की बात करें तो आसपास के इलाकों पर नियंत्रण शुरू हो गया। जोधपुर राजा कौन थे? अजीत सिंह, ठीक है, इन्होंने नागौर को भी जीता था। अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी मिली और अंबेर के राजा इन्होंने बूंदी को जीता था। समाई जय सिंह, इनको मालवा की सूबेदारी मिली। 1740 में देखें तो राजस्थान में मराठाओं के अभियान ने इन रजवाड़ों पर दबाव डाला, विस्तार रुक गया। लेकिन मेवाड़ का एकमात्र राजपूत राज्य था मुगल सत्ता को जिसने चुनौती दी, ठीक है। अब आ जाता है अंबेर शासक जो थे समाई जय सिंह ने वाराणसी, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, जयपुर में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से जो विख्यात है जो वेधशाला, वो भी इन्होंने ही निर्माण किया था। इसमें खगोलीय पिंड के अध्ययन किया जाता है। अब आ जाते हैं सिख। गुरु गोविंद सिंह स्थापना की थी। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह ने की थी। पूछा जाता है खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद कौन आए? बंदा बहादुर। गुरु नानक जो है गुरु गोविंद सिंह के नाम वाले सिक्के चलाए। इस प्रशासन की जो स्थापना हुई वो सतलज और यमुना नदी के पास हुई। 1715 में बंदा बहादुर जो है वो बंदी बन गया और 1716 में से मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में सिखों ने खुद को जत्थों और मिसरों में संगठित किया। जत्थों और मिसरों की सेनाएं क्या कहलाती थी? दल खालसा। दल खालसा जो है बैसाखी, दिवाली पर अमृतसर में मिलते हैं। एक पॉइंट हो रहा है कि गुरुमत्ता। गुरुमत्ता क्या था? सामूहिक निर्णय। यहाँ पर सामूहिक निर्णय लिए जाते थे। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। राखी व्यवस्था में क्या था कि जो किसान होते थे उनको उपज का 20% कर के रूप में देते थे और बदले में उन्हें संरक्षण मिलता था। महाराजा रणजीत सिंह ने सिखों समूह में एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। तो सिक्के के बारे में आपको सब कुछ पढ़ना है। मराठों के बारे में पढ़ते हैं तो शिवाजी थे 1630 से 1680। इन्होंने स्थायी राज्य की स्थापना की थी। सैन्य बल क्या था इनका? कृषक। जो पशुचारक थे कुनानी, ठीक है। राजधानी क्या थी? पुणे। इन्होंने 2 प्रकार के कर लगाए थे, चौथ और स्वदेशमुखी। पूछा जा सकता है चौथ और स्वदेशमुखी क्या है? ये कर है। चौथ में क्या होता था? 25% कर मिलता था। भू राजस्व कर था, दक्कन में मराठा वसूलते थे। और ये जो है स्वदेशमुखी, ये दक्कन में था, मुख्य राजस्व करता। ये भू राजस्व करता, ये मुख्य राजस्व करता 9 से 10% तक। पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता है। शिवाजी का जन्म जो 1630 में हुआ था। माता इनकी जीजाबाई थी, पिता का नाम शास्त्री था और दादा इनके पोंते थे। विरोधियों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध का प्रयोग हुआ था। शिवाजी के टाइम पे इन्होंने किया था। बाजीराव प्रथम, जिसको बाजीराव वल्लार भी कहते हैं, पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। मान मराठा सेनापति थे। जाट आ जाता है अब जो तीसरी जाति थी। 17 से 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता मजबूत की इन्होंने। दिल्ली पश्चिम क्षेत्र पर नियंत्रण किया। किसके नेतृत्व में? नेता चूड़ामन के नेतृत्व में। 1680 के दशक में दिल्ली आगरा के शाही शहर इन्होंने बसाए थे। समृद्धि कृषक, पानीपत और वल्लभगढ़ महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बने। 1647 में नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण किया। लोगों ने भरतपुर में शरण ली थी जब इसने आक्रमण किया था। नादिर शाह का पुत्र कौन था? जवाहिर शाह था। 30,000 सैनिक थे जवाहिर शाह के पास और 20,000 उसने मराठा से लिए, 15,000 सिखों से लिए। उसके बाद उसने मुगलों से युद्ध लड़ा। जाटों की शक्ति सूरजमल के समय पराकाष्ठा पर पहुंची। 1756 से 63 में भरतपुर जाट राज्यों को संगठित किया। सूरजमल के राजनीतिक नियंत्रण में जो क्षेत्र आते थे वो कौन कौन से थे? पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये सब आते थे। सूरजमल का एक किला था जो फेमस था, वो था लोहगढ़ का किला जो भरतपुर में है। ठीक है, थोड़ी स्पीड कर दिया क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो गई है, फिर अपलोड नहीं कर पाऊंगी। मैं स्टार्टिंग से इस चैप्टर के नोट्स दिखा रही हूँ, तो आपको क्या कर लेने, वीडियो को पॉज करके चैप्टर्स के नोट्स बना लेने हैं। तो आपकी 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है। मैं कल से आपको क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री पढ़ाऊंगी, नोट्स दिखाऊंगी चैप्टर 1 से। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है, कमेंट्स करके मुझे बताना है और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। फिर मैं ऐसे ही आपको 8 के बाद 9, 10, 11, 12 सबकी हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगी। और अदर जो एनसीईआरटी के मेरे पास नोट्स है वो भी मैं आपको दिखा दूंगी।